नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रमा शंकर रॉय शंकर केहरी जी के द्वारा लिखी कहानी तीसरी रोटी। महानगरी जीवन में हर व्यक्ति की जिंदगी टुकड़ों में बटी हुई है। एक दूसरे को पहचानते हुए बहुत लोग हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। लोगों की जान पहचान 1 इंच मुस्कान से लेकर मतलब की दुकान तक सीमित है। उस इंच भर के मुस्कान के आवरण में कितनी खुशी, कितना गम छुपा है, यह एक राज ही बना रहता है। उसको ना ही कोई छूना चाहता है, ना कोई छूने देता है। शर्मा जी एक ही हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक वाले शर्मा जी, 955 की लोकल वाले शर्मा जी, मैनेजर शर्मा जी, मिनी के पापा शर्मा जी और अपनी पत्नी एवं सेक्रेटरी के शर्मा जी अलग अलग हैं। ऑल इन वन। शर्मा जी को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही यहाँ की जीवन शैली की विशेषता और विवशता है। रोज की तरह तेंदुलकर मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की भीड़ जुट चुकी थी। कोई दौड़ रहा था, कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा था, कोई वॉक एंड टॉक में व्यस्त था। ये सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक चलता रहता है। लोग अपने समयानुसार आते हैं और अपनी सुविधा अनुसार व्यायाम करके निकल लेते हैं। लेकिन 7 बजे से 7:30 बजे तक लोग अपने मनपसंद के ग्रुप में बैठकर अपने पसंद का वक्त अपने लिए बिताते हैं। यही वो लम्हा होता है जब उनका केवल स्व उनके साथ होता है और मैं कहीं दूर खड़ा इंतजार करता है। जो लोग यहाँ भी मैं का चादर ओढ़े रहते हैं, वो आपको अकेले टहलते या किसी कोने में मुंह लटकाए मिल जाते हैं। इनमें से कुछ तो मात्र डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर आए होते हैं और समझते हैं कि हम दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। जॉगिंग ट्रैक के डिवाइडर पर ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई है। उसी पर लोग अपने ग्रुप में बैठकर अपने स्टेटस से इतर आनंद उठाते हैं। इन ग्रुप के बैठक को अलग अलग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भजन मंडली, पॉलिटिकल मंडली, स्पोर्ट्स मंडली, लाफ्टर मंडली, रोमियो पॉइंट और डॉग लवर्स। कुछ ज्ञानचंद और खबरचंद ऐसे हैं जो मौसमी पंछी की तरह हर पॉइंट पर फुदकते फिरते हैं। यहाँ निगलते हैं और वहाँ उगलते हैं। मिश्रित प्रजाति के सामाजिक जंतु इस मॉर्निंग वॉक के हिस्सेदार और भागीदार हैं। एक लंबे अंतराल के बाद उपाध्याय जी तेज कदमों से चले आ रहे थे। वो भजन मंडली के प्रमुख चेहरा हैं। भजन की शुरुआत वही करते हैं। अपनी अनुपस्थिति में यह उत्तरदायित्व वो किसी को देकर जाते हैं। वो समय के इतने पाबंद हैं कि उनको देखकर आप अपनी घड़ी का समय मिला सकते हैं। रक रिटायर्ड स्कूल टीचर होने के चलते उनकी पूरी जीवन शैली टाइम टेबल से निर्देशित होती है। आदर सब लोग उनको गुरुजी भी कहते हैं। अनुपस्थित रहने का भी प्रोग्राम पूर्व नियोजित रहता है। वो अपना कुछ समय मुंबई में, कुछ समय पैतृक गांव में और बाकी कुछ समय अपने दूसरे बेटे के साथ अहमदाबाद में बिताते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई है, जिसका वो बड़े ही प्रेम और संतुलित अनुशासन से निर्वाह करते हैं। इस मंडली में अधिकतर रिटायर्ड लोग ही हैं और अपनी जिंदगी की ढलती शाम को गहन रात्रि में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। भजन के बाद सभी अपने अनुभवों और वर्तमान के संघर्ष को एक दूसरे से साझा करते हैं। किसी भी जिज्ञासु के लिए इनका वार्तालाप एक जीवित पुस्तिका की तरह है। भजन मंडली को डॉग लवर्स पॉइंट के नेतृत्वकर्ता यादव जी से नहीं पटती है। उनके टीम में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग हैं और उनकी परिचर्चा डॉग ब्रीड, उनकी देखरेख, उनके पालन पोषण से संबंधित समस्या और निराकरण पर केंद्रित रहती है। इस ग्रुप के लिए डॉग की दुनिया से बाहर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। डॉग्स के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करना, उनके लिए चिकन पार्टी रखना, उनकी खेल स्पर्धा कराना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पॉलिटिकल पॉइंट का नेतृत्व गुप्ता जी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो रोज कोई न कोई विवादास्पद मुद्दा उछाल लेते हैं, जिस पर ज्ञानचंदों और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता रखने वालों के बीच बहस कटुता की सीमा तक पहुंच जाती है। लेकिन मैदान से बाहर सब ऐसे मिलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पीठ मुड़ते ही बात खत्म, जज्बात खत्म। अगले रोज नया मुद्दा, नई बहस। रोमियो पॉइंट के अधिकतर सदस्य दूरस्थ इलाके से ही आते हैं ताकि उनके पहचान वालों के मिलने की
संभावना नगण्य हो जाए। उनका आपसी व्यवहार और बातचीत लगभग अश्लीलता की श्रेणी में फिट बैठता है, लेकिन उसमें किसी का अपना बच्चा नहीं होता और कोई भी युवा पीढ़ी से पंगा नहीं लेना चाहता और उनकी अनदेखी करता है। इसको वो लोग अपनी स्वीकार्यता समझ बैठे हैं। रोज की तरह आज भी गुरुजी भजन मंडली पॉइंट में नियत समय पर पहुंचे और गणपति स्तुति के बाद श्री राम जयराम शुरू हो गया। फिर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ हुआ। उसके बाद तंबाकू घिसने और गप का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन गुरुजी ने यह अनुभव किया कि आज माहौल थोड़ा गंभीर और गमगीन है। चूंकि वो 2 महीने के बाद जौनपुर से लौटे हैं, तो वो वहां की वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने मित्र मौर्य से पूछा कि भाई क्या बात है? सब लोग गंभीर चिंता में थे। मेरी अनुपस्थिति में किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? मौर्य जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस अब वो अपने पुरोहित जी जो थे। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, उनको क्या हुआ? कहीं उनका विकेट तो नहीं चला गया? तभी मिश्रा जी बोले, नहीं, वैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मामला उससे भी गंभीर है। पुरोहित जी और गुरुजी भजन मंडली के संस्थापक सदस्य थे। उन्हीं दोनों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे अन्य लोग जुड़ते चले गए थे, अतः गुरुजी का चिंतित होना स्वाभाविक था। मिश्रा जी ने बताया कि अब वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और काफी दुखी हैं। भगवान बुढ़ापा में किसी को ये दिन ना दिखाए। गुरुजी ने कहा, लेकिन ये सब कैसे हो गया? उनकी पत्नी कहाँ चली गई? मिश्रा जी बोले, पूरी कहानी तो उनके मौत के बाद ही शुरू हुई। पिछले महीने उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद वो एकदम टूट गए। अब किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं। बहुत दिनों से वो आ भी नहीं रहे थे। तो उनका हालचाल जानने के लिए हम उनके घर गए, तो पता चला कि उनका फ्लैट बिक चुका है और अब वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। नए मकान मालिक को तो यह भी नहीं मालूम था। यह बात तो उनके पड़ोसी ने बताई। मैं उनको मिलने के लिए वहां गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा था जैसे वो संज्ञा शून्य हो गए हों। अतः मुझे उनकी इस स्थिति का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं हो पाया। कुल मिलाकर उनकी हालत बहुत दयनीय है और कारण अज्ञात है। यह सब जानकर गुरुजी बहुत दुखी हुए और कल जाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। संयोग से अगले रोज रविवार का दिन था, अतः पूरा दिन मुलाकात का समय था। उत्तन के राम भरोसे वृद्धाश्रम में गुरुजी 10 बजे पहुंच गए। उन्होंने पुरोहित जी से मिलने का आग्रह आश्रम की देखरेख करने वाले सकपाल से किया। सकपाल उनके कमरे तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। गुरुजी जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक कमरे में 5 बेड लगे हैं और सभी बेड पर एक जैसा चादर और तकिया रखा था। यदि उनका रंग सफेद होता तो ये जगह हॉस्पिटल का एक वार्ड जैसा लगता। रूम में घुसते ही पुरोहित जी का बेड दिखा। वो आंखें बंद कर तकिए के सहारे अर्धलेटी अवस्था में पड़े थे। गुरुजी उनके बिस्तर के करीब जाकर कुछ देर उनको देखते रहे और वो उसी अवस्था में पड़े रहे। गुरुजी ने उनका जब नाम लेकर अभिवादन किया तो उनकी तंद्रा भंग हुई। अपने सामने गुरुजी को पाकर पुरोहित जी के सब्र का बांध टूट गया। वो उनसे लिपटकर छोटे बच्चे की तरह पपक कर रो पड़े। गुरुजी ने भी उनको जी भरकर रोने दिया ताकि उनका मन हल्का हो जाए। उनके बगल के बेड वाले बंगेरा ने कहा, तुम औरत के माफिक क्यों आंसू बहा रहे हो? अभी तक अपनों के लिए जिया, अब अपने लिए जीना सीखो। लगता है ये तुम्हारा दोस्त है। तुम इसको लेकर क्राइम पॉइंट पर चले जाओ और उससे बात करके अपना मन हल्का कर लो। यहाँ पर तुम्हारी बात सुनकर दूसरे लोगों के मनोबल पर असर पड़ेगा। फिर गुरुजी का हाथ पकड़कर वो बाहर आकर गार्डन में बरगद के पेड़ के नीचे रखे बेंच पर बैठ गए। अब तक पुरोहित जी भी कुछ संयमित हो चुके थे। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि ये सब कैसे हुआ, और तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। लहजा सख्त और शिकायती था, जो सिर्फ एक दोस्त का ही हो सकता था। पुरोहित ने अपने हाथों से फिर से नम हो चुकी पलकों को पोंछकर गुरुजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमको सब बताता हूँ यार, तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। मेरे साथ जो भी हुआ वो मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया। गुरुजी ने कहा, बता दे यार, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा और मेरे से जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पुरोहित बोले, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई
और उनको आईसीयू में डालना पड़ा, लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बेटा बहू से मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। जब तक वो थी, मैं खुद को खुशनसीब समझता था। बेटे बहू अमेरिका में सेटल्ड हैं। अपना भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इतना मिल जाता था कि कोई कठिनाई नहीं थी। बेटा बहू अमेरिका से आए और उसकी क्रियाकर्म तक ठहरे। इसी बीच उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए बना लिया कि मैं भी उनके साथ अमेरिका चलकर रहूं। पासपोर्ट तो पहले से ही बना हुआ था। बेटे ने वीजा भी निकलवा दिया। फिर फ्लैट को ये कहकर बेच दिया कि जब यहाँ रहना नहीं तो फ्लैट किस काम का। मैं तो अपनी पत्नी के गम में अपनी सुध-बुध में नहीं था। बेटे ने जो भी कहा मैं करता गया और उसने जहां जहां साइन करने को कहा मैंने कर दिया। अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। हम लोग एयरपोर्ट गए और वो दोनों अंदर चले गए, ये बोलकर कि मेरी कुछ वीज़ा में टेक्निकल इशू है, उसको रेक्टिफाई कराना है। साथ में मेरा लगेज और मोबाइल भी लेते गए। मैं बाहर बैठा उनका इंतजार करता रहा। दोपहर से जब शाम हो गई तो भूख से मेरी हालत भी खराब होने लगी। तो वहां खड़ा सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने पूछा, बाबा आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने उसको बताया कि मुझे अमेरिका की फ्लाइट पकड़ना है, बेटे के साथ अब वहीं रहूंगा। उसने पूछा कि आपके पास टिकट है? मैंने उसको टिकट का जेरोक्स दिखाया। कागज देखते ही उसने बताया, ये फ्लाइट तो 3 घंटे पहले ही उड़ गई। रुकिए मैं चेक करता हूँ कि इसमें आपके बेटे ने बोर्ड किया है या नहीं। कांस्टेबल ने जब लौटकर बताया कि बाबा आपका बेटा तो अमेरिका चला गया, आप अपने घर लौट जाओ। मेरे पास अब केवल पॉकेट डायरी थी जिसमें मात्र 500 रुपए थे। आधार कार्ड और पेंशन अकाउंट का एटीएम कार्ड था। मोबाइल फोन नहीं होने के चलते मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था जिससे मैं संपर्क कर सकूं। किसी तरह अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। मेरे फ्लैट पर नए मालिक का ताला लटका था। मैं अपने पड़ोसी देसाई के घर गया। सारी बात सुनकर उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने अपने हाथ से अपना हाथ काट लिया। तुम्हारे पास अब एकमात्र वृद्धाश्रम का ही विकल्प बचा है। फिर अगले रोज मुझे वो यहाँ पर लाया। तब से मैं यही हूँ और अभी तक नहीं समझ पाया कि मुझसे गलती कहाँ हो गई। लगता है यह सब मेरे पिछले जन्म का पाप है जो मुझे भुगतना है। आज मैं एक रोटी के लिए भी भारी हो गया। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए कहा, भाई देखो, मनुष्य को जीवन में 4 प्रकार की रोटी मिलती है और इंसान को उन सबका सम्मान करना चाहिए और आभारी होना चाहिए। पुरोहित जी बोले, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, मॉर्निंग वॉक से लौटते समय हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर मैं हमेशा कहता था कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए करना कि मुझे तीसरी रोटी से वंचित नहीं होना पड़े। तुम हमेशा पूछते थे कि क्या तुम्हारी बहू तुमको 3 ही रोटी खाने को देती है। मैं इस बात को टाल जाता था। आज मैं तुमको उस प्रार्थना का मतलब बताता हूँ। पहली रोटी माँ के हाथ की होती है, जिसमें ममता भरी होती है। खाने से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। दूसरी रोटी बीवी के हाथ की होती है, जिसमें परस्पर प्रेम और समर्पण होता है। उससे पेट भी भरता है और मन भी तृप्त होता है। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है, जिसमें कर्तव्य का भाव होता है। उसमें स्वाद भी होता है, पेट भी भरता है। और चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है। इसमें प्यार और अपनापन का अभाव होता है तथा स्वाद का भरोसा नहीं रहता। अतः हर किसी को माँ की पूजा और आदर करना चाहिए। बीवी को प्यार और इज्जत देनी चाहिए। बहू को बेटी समझो और उसको सम्मान दो। यदि नसीब से नौकरानी के हाथ की रोटी खाने की नौबत आ जाए तो स्वाद की अपेक्षा मत रखो, केवल जीने भर को खाओ ताकि बुढ़ापा आराम से कटे और उस हाथ का शुक्रगुजार रहो। कभी कभी बिना गलत हुए भी इंसान को अवांछित परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तुमने भी तो अपने गांव से संपर्क काफी पहले ही तोड़ लिया था। यदि वो सेतु आज जीवंत होता तो तुमको यहाँ आश्रय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गांव में आज भी इंसानियत बहुत हद तक जिंदा है और शायद ही किसी को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। अपनों के बीच की खींचतान और कड़वाहट का स्वाद भले ही नीम की तरह कड़वा लगे, लेकिन कई तरह की बीमारी से दूर रखता है।
गुरुजी ने अपना फोन उनको दे दिया और उसमें से अपना आधार कार्ड लिंक सिम निकाल लिया। दूसरा सिम उसी में था, लेकिन उस फोन में उनके सभी कॉमन फ्रेंड का नंबर सेव था। तुम यहाँ पर ही खुश रहना सीखो। मैं और अपने भजन मंडली के मित्रगण समय समय पर मिलने आते रहेंगे। तुम यहाँ के लोगों को ही अपने परिवार की तरह अपना लो। आगे की यात्रा आसान रहेगी। जो बीत गई वो बात गई। उनको छोड़कर आगे की यात्रा आनंदमय बनाने का प्रयास करो। तुमको इतना पेंशन तो मिलता है कि तुमको किसी प्रकार की तंगी अकेली जान को नहीं होने वाली। पुरोहित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत राहत मिली। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी तीसरी रोटी आजीवन बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी तीसरी रोटी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।